Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. As you know my friends कि हम DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं जो रिलेटेड है 2018 में जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उससे, और इसके हम 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 4th सेशन है। नेक्स्ट 4th सेशन जो आज का है इसके अंदर जो MCQs इंक्लूड किए हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे, साथ में जो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। माय फ्रेंड्स, एज यू नो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना, क्योंकि इससे कैंडिडेट को आइडिया हो जाता है कि उसको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना है, कौन सा कंटेंट उसको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पे उसको ज़्यादा फोकस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट है कॉमर्स और आप भी तैयारी करें किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS हो या फिर कोई अदर स्टेट लेवल का TGT PGT एग्ज़ाम, और साथ में हम UGC नेट की भी तैयारी कराते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन हम और भी स्ट्रॉन्ग करवा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। इससे पहले 1 to 54 हम सोल्व कर चुके हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हो। चलिए, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन पूछ रहा है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पर उस पर क्या असर पड़ता है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है या रिमेन अनचेंज्ड, नोट इफेक्ट या फिर डिक्रीज। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, जब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी सेल इंक्रीज हो रही है। सेल इंक्रीज हो रही है तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, लाइक आपका चाहे कोई मशीन का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या फिर आपको बिल्डिंग जो ले रखी है या प्लांट ले रखा है उसका रेंट आप दे रहे हो, तो जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो रिमेन रहेगी, मतलब वो तो वहीं पे रहेगी। लेकिन आप अगर आपकी इंक्रीज हो रही है सेल या प्रोडक्शन, उसकी वजह से आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 56। व्हेन डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज। जब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम डेब्ट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मतलब उसका असर WACC। सबसे पहले आप किसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस पर क्या असर पड़ता है, क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाती है या फिर वो रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इनमें से कोई रिलेशन ही नहीं दोनों में, या फिर वो WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसका आंसर आपको बताना होगा। देखो, जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपकी कैपिटल में क्या क्या होता है, एक एसेट होती है और साथ में लायबिलिटी होती है, राइट। जब आप अपने डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जब आप जब देखो आपके कैपिटल में क्या होता है, या तो आपकी इक्विटी होती है और या फिर आपका डेब्ट होता है। तो अगर आप अपना डेब्ट इंक्रीज कर रहे हो, मीन्स बाहर से पैसा लेकर आप अपने बिजनेस में ज़्यादा लगा रहे हो, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डेब्ट ज़्यादा ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्योंकि डेब्ट सस्ता होता है उसकी वजह से जो WACC है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज 1st। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 57। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो। इनमें से कौन सा है जिसको हम सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, और ये एसोसिएटेड है वर्ल्ड बैंक से, IDA, IFC, IMF या फिर SLA। सबसे पहले इनका आपको फुल फॉर्म का पता होना चाहिए, उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है जो 1st IDA। जब हम IDA की बात करते हैं तो इसके बारे में पता होना में बहुत ज़रूरी है। ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है और इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डेवलपमेंट, ये किस पे ध्यान देता है, डेवलपमेंट पे। ये वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है जो प्रोवाइड कराती है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन मीन्स
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी भी पुअर कंट्री को जिसको डेवलपमेंट करना है उनको लोन प्रोवाइड कराती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ओके, देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, एफिलिएटेड है वर्ल्ड बैंक से। इसमें कह रहा है जो ये आईडी है कन्वेंशनल लोन देता है, नॉमिनल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। और इसका एम क्या है? इसका एम है रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। इससे क्या होता है कि अगर वो लोन, कोई कंट्री लोन लेने जाती है यहाँ से, तो क्या करते हैं, वो जो एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन इसका भी अपना एक प्रोविज़न है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लेना होगा, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए हेल्थ से। अगर आप हेल्थ में काम करना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो अपने कंट्री में, मतलब हेल्थ के लिए ले रहे हो, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, तो आईडीए है उसका मेन मोटिव यही है कि वो किस पे ध्यान देता है? सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि पॉवर्टी कम से कम हो, जो पैसा वो दे रहा है वो उन वहाँ के लोगों की, वहाँ के इकोनॉमी पर ही उस पर काम लिया जाए उस पैसे का। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑप्शन ऑलरेडी बता देती हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। देखो, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स नाम है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी का है। ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन एक तरह से ये लोग सबमिट करते हैं एवरी ईयर सो दैट दे कैन मीट एवरी देयर विद ईच अदर। एक पर्टिकुलर इसकी वो नहीं है कि इसकी संस्था का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है और वहाँ पे इसका हेड ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जस्ट इनका काम होता है कि ये एक टेबल पे बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, जो उनको डेवलपमेंट जो भी करना है या फिर उनको ट्रेड से रिलेटेड जो भी उनको प्रोविज़न पॉलिसीज़ वगैरह लेके आने हैं, या रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे की कंट्री के साथ, इस तरह से। ब्राज़ील, रसिया, देखो इसमें इंडिया, चाइना, ये दोनों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो इन पांचों की बात अगर हम करते हैं तो ये वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं। तो मीन्स इसका फॉर्म होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इस ब्रिक में इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी अपने वर्ल्ड का। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जब बात करते हैं हम ब्रिक्स की, फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 2001 में। और लेकिन इससे 2001 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था, ये आया है 2010 में। ब्रिक्स कह रहे हैं कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है, साथ में 30% जीडीपी को, साथ में 30% जीडीपी को। इसमें मेजर कंट्री आपको बता दिया गया है कौन कौन सी है। साथ में इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू अचीव रीजनल डेवलपमेंट, टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 59 विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कह रहे हैं ये जो थिंकर्स थे इनमें से कौन है जो रिलेटेड है ह्यूमन रिलेशनशिप से। तो आपको बताना होगा एल्टन मायो है, या फिर एडविन है, पीटर एफ ड्रकर है, या रॉबर्ट। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यस, राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट। थोड़ा बहुत हम इस ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एल्टन मायो ने की थी, बहुत अच्छी स्टडी थी, आज तक इसको फॉलो किया जाता है। तो चलिए इसको गो थ्रू हो जाते हैं हम। इसके जो क्रक्स हैं, मैंने इसके कुछ क्रक्स हैं वो इंक्लूड किए। पहले इसके बारे में जानते हैं। जो थ्योरी है ये डेवलप की थी, एक डेवलप्ड है, मीन्स ये एम्पेरिकल स्टडी है, ऐसी नहीं कि थ्योरेटिकल नहीं है, बस ऐसे अपने ही जस्ट माइंड से अपने आप एस्टिमेट करके नहीं लिखा गया इसको। इस स्टडी को एक्सपेरिमेंटल है ये, मीन्स कहने का मतलब है। और जो ये कैरी आउट की थी, ये कैरिड आउट की थी 1920 से 1930, मीन्स 10 ईयर्स लग गई थी इसको स्टडी को कंप्लीट करने में। पूरी स्टडी की गई थी, इसको हाउथरन स्टडी बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होल्ड किया जाता है, ये एक्चुअली होल्ड करती है एटीट्यूड, रिलेशनशिप एंड लीडरशिप स्टाइल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को
इंक्रीज करने के लिए या उसकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड, उनका आपस में रिलेशनशिप, साथ में वहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसकी एक रक्स देखते हैं हम लोग। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सीन एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। इसमें जो कहा गया है हाउथॉर्न स्टडी में कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होता है जहाँ वो वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है, तो वो उस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिसके साथ वो काम कर रहा है वहाँ का वो पार्ट है। मीन्स अनफिट फील नहीं होना चाहिए, या फिर मिसबिहेव्ड फील नहीं होना चाहिए, या फिर उनसे डिफरेंट फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में जो सैलरी और गुड वर्किंग कंडीशन है वो लेस इंपॉर्टेंट है किसी एम्प्लॉयज़ का सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आप देखो, सैलरी ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपीज़ और वहाँ पे आप मिसफिट फील कर रहे हो, आप वहाँ पे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है आपके, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन मतलब अच्छी नहीं है, या फिर आप वहाँ के लोग आपको डाउन देख रहे हैं या फिर आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे आप रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है लोग वहाँ पे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है। राइट, उसके बाद इसमें कहा गया है कि मैनेजर मस्ट टेक सोशल नीड। जो कहते हैं मैनेजर को सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, वर्क फोर्स है, उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए और उनको उस मैनेजर को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप पे इस इनकी स्टडी थी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16 पूछ रहे हैं व्हाट आर SDRs प्रॉपरली नोन एज। इसमें कह रहा है जो SDR हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, करेंसी नोट्स या पेपर गोल्ड। तो बताइए SDR क्या होते हैं। देखो, जो SDR होते हैं उनको पेपर गोल्ड कहा जाता है। ये IMF का एक तरह से करेंसी इंस्ट्रूमेंट है, नोट द करेंसी, वी कांट से दैट इट इज़ करेंसी, बट एक काइंड ऑफ वो है, इंस्ट्रूमेंट है ये, कि जिसकी वजह से एक कंट्री को वेटेज मिल जाती है अगर उसके पास SDR है तो, और वो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी अदर करेंसी में, तो वहाँ पे वो इजीली ट्रांजैक्शन कर सकता है। और जो SDR थी फॉर्म हुए थे 1969 में। ठीक है, यस 1969 में ये फॉर्म हुए थे। उससे पहले क्या था, जो SDR नहीं थे, पेपर गोल्ड ये नहीं थे, उससे पहले क्या था, जो वर्ल्ड मार्केट थी उसके अंदर डॉलर और जो डॉलर है और गोल्ड है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता था। मीन्स जो लेन देन होता था। देखिए एक बात बताइए, जो हमारी IMF होती है वो क्या काम करती है, उसका काम यही है जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसके अंदर लिक्विडिटी बनी रहे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखने के लिए IMF का फॉर्मेशन किया गया था। राइट, इसीलिए IMF SDR लेकर आया 1969 में। क्यों लेकर आया, क्योंकि उस टाइम पर उससे पहले वो कह रहे कि उससे पहले क्या थी, जो पूरा वर्ल्ड था वो डॉलर पर गोल्ड पर डिपेंड करता था। तो कई बार ऐसा होता था, मान ली ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको डॉलर आपको रिक्वायर है ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए, और अवेलेबल नहीं है मान लो डॉलर, तो अब क्या करोगे, उसके अंदर क्या आगे बैलेंस नहीं हो रहा ना। तो उसकी वजह से इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए IMF ने इंट्रोड्यूस किया SDR। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते चलिए। SDR इज प्रोवाइड मोर रिसोर्सेज, एक तरह से रिसोर्सेज हैं किसके लिए, मेंबर्स ऑफ IMF के मेंबर्स के लिए एक तरह से रिसोर्स का काम करता है कि वो सिर्फ डॉलर पर गोल्ड पर डिपेंड ना रहे, उनको अलग से कुछ सिक्योरिटी दी जाए, एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, सो दैट दे कैन मीन्स जो ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल मार्केट में वो कर सकें। ठीक है, किस लिए IMF सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। SDR वर क्रिएटेड इन 1969, जैसे मैंने आपको बताया। किस लिए किए जाते हैं, ये शॉर्टफॉल को, जो हमारा शॉर्टफॉल है, कभी हमें ज़रूरत है और हो सकता है हमें डॉलर ना मिले उस टाइम पे उस रेट पर, तो क्या होता है, उसको प्रीफर्ड फॉरेन रिजर्व असेट्स नेमली गोल्ड एंड US डॉलर। तो उस टाइम क्या हुआ था, एक बार रिसेशन आ गया था अमेरिका में, उसकी वजह से शॉर्टफॉल हो गया था डॉलर का। यही रीज़न था कि जो IMF था उसने दूसरे भी जो करेंसीज थे उनको इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आपकी डॉलर के अलावा जापानीज़ है, यूरो है, चाइनीज़ है, ब्रिटिश पाउंड है, इनको भी लेकर आए मार्केट में कि भाई ओनली आप डॉलर पे या गोल्ड पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डॉलर में अगर रिसेशन आ गया, अमेरिका में रिसेशन आ गया तो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट हो। ठीक है, तो SDR लेकर आए गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसके अंदर एक वेटेज होती है
कि भाई जिसके पास जितनी जैसी वेटेज होगी, मतलब जितनी वेटेज उसके उस पर्टिकुलर उसकी जो उसने जो प्रोफाइल बना रखी है, अपने एसेट बना रखी है वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग उसका वेटेज अप और डाउन होता है, ठीक है। और उसी पर ही वो अपने ट्रांजैक्शन करते हैं किसी अदर करेंसी में। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 61। ए मार्केटर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन इज सेलिंग हिज आइसक्रीम इन द मार्केट एट 20। एक XYZ कंपनी है, वो अपनी मार्केट में सेल कर रही है, अपनी आइसक्रीम कर रही है 20 रुपीज़ पे, 20% मोर देन हिज कॉम्पिटिटर। और ये जो 20 रुपीज़ हैं एक आइसक्रीम के, ये मोर देन है 20% किसी अदर। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका प्राइस है आइसक्रीम का 16, और जो XYZ है इसका है 20। ये कह रही है मैं ये जो कंपनी है 20 पे सेल भी कर रही है, साथ में और इसकी सेल भी इंक्रीज हो रही है और इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीज़न कौन सी लीडरशिप वो एंजॉय कर रही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चले हम देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रमोशन लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप, या फिर प्राइस लीडरशिप। देखिए जब हम प्राइस और सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो प्रॉफिट कर रही है, उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब उसका प्राइस लीडरशिप अपनी उसने मार्केटिंग कर रखी है। और उसमें क्या होगा, जो अदर जो कॉम्पिटिटर्स होंगे और इसी को ही फॉलो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 62। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द ट्रस्टीशिप अप्रोच इन द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। बात कर रहा है इनमें से कौन, किसने फॉलो किया या किसने दिया ट्रस्टीशिप अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। जॉन डनलॉप ने, कार्ल ने, पीटर एफ ड्रकर, या महात्मा गांधी। इस तरह की चीज़ें कौन दे सकता है। जो महात्मा गांधी थे वो फॉलो करते थे कि भाई जो आप कोई भी बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, वो एक तरह से ट्रस्टशिप होनी चाहिए। मीन्स उसका एक तरह से सोशल मोटिव ज़्यादा होना चाहिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका मोटिव है कि आप लोगों को सर्व करो, राइट। आप एक तरह से ये फील करके चलो, ये मोटिव लेके चलो कि ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों से बिलोंग करता है। एक तरह से ट्रस्टशिप, मतलब आप मेहनत करो लेकिन लोगों के लिए करो, ठीक है। तो ये ट्रस्टशिप अप्रोच लेकर चलने को कहते थे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में। तो ये कौन थे, महात्मा गांधी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 63। हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स। जो हर्जबर्ग थे जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, वो कह रहे हैं वो कौन सी टू फैक्टर थ्योरी थी। फर्स्ट उसके जो टू फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, हाइजीन एंड बिहेवियरल, सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम, या फिर सेफ्टी एंड हेल्थ। देखिए जो हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी उसमें एक हाइजीन था, एक बिहेवियर को हम यहाँ पे मोटिवेशनल भी कह सकते हैं। तो इसके टू फैक्टर्स थे, एक हाइजीन थे और एक बिहेवियरल थे। हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते कि हर्जबर्ग ने किस तरह से क्या स्टडी की और क्या उनका मोटिव था कहने का। उन्होंने टू फैक्टर्स दिए थे। देखिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में एक था हाइजीन फैक्टर, एक था मोटिवेशन फैक्टर। जो हाइजीन फैक्टर थे इसमें कहा गया था, इन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर हैं जैसे वर्किंग कंडीशन है, कोवर्कर रिलेशनशिप है, जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो, या फिर किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज रूल्स हैं, सुपरवाइजर क्वालिटी है, या वेजेस हैं, सैलरी है, स्टेटस है, वो क्या कहते हैं, वो एक तरह से हाइजीन है। मीन्स अगर वो होंगे तो बेटर है। मीन्स एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये फैक्टर वहाँ पे हैं तो ऐसा वो मतलब सेटिस्फाइड फील करता है। लेकिन वो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो कहता अगर वो उनके होने से उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी है या उसकी रिलेशनशिप अच्छे हैं या पॉलिसीज अच्छी हैं, तो क्या उसे मोटिवेशन मिलता है? जस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वो जगह अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि उसकी मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कह रहे हैं इनके होने से उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इनके ना होने से उसको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि अब उससे कोई पूछे तो ठीक है फिर मोटिवेशनल फैक्टर कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा किसी जॉब सेटिस्फेक्शन में जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं वो होते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट और उसका जो पर्सनल ग्रोथ है वो। मीन्स कोई भी
वर्कर है वो तब मोटिवेट होता है और ज़्यादा काम करने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, जब उसको अचीवमेंट दिखाई दे रही है, अचीवमेंट मिल रही है, उसको पहचान मिल रही है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, राइट। तो क्या होता है, उससे उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेट होकर और ज़्यादा काम करता है। गॉट इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 64. In India, foreign exchange and foreign currencies are governed by which act? इनमें से कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है और फॉरेन करेंसी है, कौन गवर्न करता है, या कौन सा एक्ट है वो जो गवर्न करता है? सेबी है, फेमा है, आरबीआई है, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है? देखिए, एक तरह से मैं कुछ बताना चाहूँगी, जो आरबीआई ये करता तो यही है, लेकिन यहाँ पे एक्ट पूछा है। एक्ट कौन सा? फेमा है, 1999। मीन्स जो आरबीआई है उसका ही ये एक बॉडी है, फेमा। हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, याद है ना कॉमर्स में, कि भाई जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को भी दे दो ताकि और अच्छे से काम हो पाए। तो जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, फॉरेन एक्सचेंज की, उसको अगर रेगुलेट करना है तो आरबीआई ने ही अपना एक बॉडी बना रखी है कि वो रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट में आता है? फेमा में। थोड़ा बहुत हम फेमा के बारे में जान लेते हैं, चलिए। देखो, फेमा द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मैंने जैसे आपको बताया था, ये कब आया था ये एक्ट? 1999 में। लेकिन इससे पहले भी 1997 में एक अलग से फेरा नाम से एक्ट था, जिसको बोलते थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एसोसिएशन, ठीक है, ये था। तो जो 1997, देखो 1997 की अगर हम बात करें, मान लीजिए उस टाइम तो हमारा कंडीशन अच्छी नहीं थी इकोनॉमिक, राइट। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक मतलब वो रिफॉर्म्स आए वो 1991 में आए थे, राइट। उसके बाद ही थोड़ी सी मार्केट की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सुधार होनी स्टार्ट हुई। जब सुधार होने लगे तो अब जो रेगुलेशन हमें 1973 में बनवाया था, 1973 में बनाया था, कि उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी? ऑब्वियसली थी। तो यही रीज़न है कि जब रेगुलेशंस आए, रिफॉर्म्स आए, तो जो फेरा था उसको कन्वर्ट कर दिया फेमा में। किसमें? फेमा में, सॉरी, फेमा में क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ इसके अंदर जो एक्ट्स थे उनको लाना और ज़रूरी थी, कुछ पॉलिसीज लाना और ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत थी, हमारे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लग गए थे, ट्रेड ज़्यादा होने लगा था, उसकी वजह से इसको लाना इम्पोर्टेंट हो गया था। तो 1999 में इसको लेकर आए गए थे। इसके नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट में। जो मतलब जो फेमा का काम क्या है कि भाई हेल्प करे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके अंदर जो पेमेंट चल रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उनके अंदर हेल्प करे, ठीक है। मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी या फिर कोई दूसरे किसी अदर कंट्री का भी जो इन्वेस्टर हो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा, या फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो एक तरह से रेगुलेशन लाना बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भाई करेंसी का जो लेना देना है, ट्रांजेक्शन है, उसको भी रेगुलेट करता है ये। मैंने आपको जैसे बताया आरबीआई का इसमें रोल होता है कि भाई ये एक्ट कौन लेके आया था? आरबीआई लेकर आया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 65। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन सा है जो ऑक्सिलरी ट्रेड नहीं है? माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग या इंश्योरेंस। देखो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी का मतलब है कि आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हो। इंश्योरेंस फैसिलिटेट करता है, वेयर हाउसिंग भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, लेकिन माइनिंग तो नहीं करता है, राइट। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 66. सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। कहते हैं जो एक ऐसी सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट, फॉरवर्ड या मनी। जिसकी लेस देन 1 होती है उसको बोलते हैं मनी मार्केट, और जिसकी मोर देन 1 ईयर होती है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67. नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू द कैपिटल वर गिवन बाय। इनमें से कह रहा है जो नेट इनकम अप्रोच था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच था, किसने दिया था? हैरी मार्कोटिस, मोदिग्लियानी, या विलियम एफ शार्प, या फिर डेविड डूरेंट।
बहुत फेमस नाम है। अगर आपने कॉमर्स पढ़े हैं, ऑब्वियसली बात है, आपने कोई 1-2 साल नहीं, 2 ईयर्स आपने 12th में पढ़े, फिर उस 3 ईयर्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़े, फिर 2 ईयर्स आपने आपके मास्टर्स में पढ़े, तो ऑब्वियसली बात है आपने 7 ईयर्स कॉमर्स पढ़ा है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा। डेविड डुरैंट ने बहुत अच्छे काम किए थे, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज दी थी उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, जो है 68, एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। कहते अगर आप कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ नए फीचर्स लेकर आ रहे हो, तो कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो? सेलिंग अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच या मार्केट अप्रोच? जब आप प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसके फीचर्स में कुछ ऐड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट अप्रोच है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहते इनमें से किसने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी इंटरनेशनल मार्केट की? बताइए। हेबलर थे, एडम स्मिथ थे, या फिर एल्फ्रेड मार्शल थे, या फिर डेविड रिकार्डो थे? देखो जो इंटरनेशनल मार्केट की थी, इंटरनेशनल ट्रेड की थी, उसमें 4 से 5 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट की, और एक कंपैरेटिव थ्योरी भी आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव दोनों इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव दी थी डेविड रिकार्डो ने, एब्सोल्यूट दी थी एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। हम एब्सोल्यूट की बात करें इस टाइम। एब्सोल्यूट एक्सपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच कंट्री इज मोर प्रोडक्टिव देन अदर। इसमें एब्सोल्यूट का था कि आप सिर्फ वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करिए, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए जिसमें आप दूसरी कंट्री से बेटर हो। समझ में आया कुछ? एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पे जिस 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 प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप बेटर हो अदर कंट्री से, तो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए और उसको एक्सपोर्ट कीजिए। और जिसमें आप बेटर नहीं हो, दूसरा बेटर है दूसरी कंट्री, तो उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ये थी एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इंडिया को एक तो, और एक लेते चाइना को तो नहीं लेते हैं, चाइना तो चलो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमारी आ जाती है, हम चाइना का नाम नहीं ले सकते हैं। जब से वो पैंगोंग झील वाली इंसिडेंट हुआ है, तब से ऑब्वियसली बात है हम तो पता नहीं क्या ही सोचते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम उसके ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं। रसिया भी है हमारे साथ, तो इंडिया है और रसिया है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया है, वो जो किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है इंडिया? कुछ भी कर लेते हैं, मान लो शूज़ हैं, शूज़ अच्छा बनाता है, ये शूज़ का कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे शूज़ का जो प्रोडक्शन है, जस्ट होल्ड ऑन यार, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया की और रसिया की, ठीक है। इंडिया और शूज़ का हम लेते हैं। जो इंडिया है शूज़ में प्रोडक्शन लेता है 40%, 40 मतलब 40 क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस कर सकता है सेम रिसोर्सेज लगाकर। और सेम रिसोर्सेज लगाकर रसिया है वो ओनली यहाँ पे करता है 30। ओके, मान लीजिए इंडिया सेम रिसोर्सेज लगा रहा है और रसिया भी सेम रिसोर्सेज लगा रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 40 और ये कर रहा है 30। लेकिन जब बात कर, ये किसकी बात करें, शूज़ की बात कर रहे हैं हम, शूज़। लेकिन जब बात करें वाइन की, तो इंडिया कर रहा है सेम रिसोर्सेज लगाकर 10 और रसिया कर रहा है 20। तो एब्सोल्यूट थ्योरी हमें ये कहती है इंडिया को अब ये वाइन छोड़ देनी चाहिए, भाई इसको मत कर, तू इस पे ध्यान दे। और रसिया को कह रहा है कि भाई तू इस पे ध्यान मत दे, इसको काटा मार और सिर्फ इसी पे ध्यान दे, मतलब तू वाइन ज़्यादा बना, और इसको कह रहा है आप जूते ज़्यादा बनाओ। ठीक है, समझ में आया कुछ? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि दो कंट्रीज हैं, दोनों सेम रिसोर्सेज लगा के एक दोनों में से कौन सी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। अगर जिसमें वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है सेम रिसोर्सेज लगाकर, तो कह रहे हैं उसी को ही प्रोड्यूस करे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 70। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय फीडबैक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉय असेसमेंट या जॉब नॉलेज। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल है, मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी भी एम्प्लॉय को रख रही है अपने पास, मान लीजिए उसने उसको रखा 50,000 सैलरी पे। ओके, मान लीजिए कोई कंपनी है अगर 50,000 रुपीज़ पे कर रही, तो ऑब्वियसली बात उस एम्प्लॉय से वो कम से कम 1 लाख का काम करवाती है, करवाती है ना, ये श्योरिटी है ना।
कंपनी मान लीजिए यहाँ पे दे रही है 50 सैलरी दे रही है उसको, और उसे काम करवा रही है 1,00,000 रुपए का। उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई कम से कम ये 1,00,000 रुपए का तो ज़रूर हमें आउटपुट दे, है ना, तभी उसको हम 50,000 रुपीज़ दे सकते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे 1,70,000 हो, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके लिए वो क्या करेगी, मान ली एम्प्लॉय को रख लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस ही तो अप्रेज की जाएगी ना, कि भाई हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। मान ली इसको रखा 50 पे और ये काम करने लग रहा है 10,000 रुपये का, तो क्या हम इसको रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर रखना भी है तो क्या करेंगे हम इसको, कुछ हो सकता है इसको भाई कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट। तो क्या करेंगे, उसको हम और उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस उसको बताएंगे भाई आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी आउटपुट अच्छी नहीं है, हमने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था और आप काम कर रहे हो सिर्फ इतना, ठीक है। उसका अप्रेजल किया जाएगा ना, उसके मेथड्स लगाए जाएंगे, बताया जाएगा कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन थी हम 1,00,000 रुपीज़, वो लाख में नहीं, मतलब आपसे इतना काम चाहते थे हम और आपने किया इतने का काम, तो आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, राइट। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो छोड़ो, मैं गवर्नमेंट की तो बात नहीं करूँगी, टीचर की। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ थोड़ा इस पर देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर टू एज परफॉर्मेंस, देखो जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो क्या होता है, जो इम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करना, कि उसने एक हमने स्टैंडर्ड बनाया था भाई, किसी इम्प्लॉय को रखा है, उसको हमने काम दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हम उसको एक्सपेक्टेशन डिफाइन करेंगे, फिर उनको मेजर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, जो उसको हमने काम दिया, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने कितना किया, फिर उसको प्रोवाइड करेंगे फीडबैक कि अभी आपको काम दिया था मैंने 10, आपने काम किया 2 या 3 या 11 जो भी है, फिर उसको रिकॉर्ड को हम कर लेंगे, उसकी जो रिकॉर्ड करें, उसकी जो परफॉर्मेंस उसने की थी पर्टिकुलर पीरियड में, जो 6 महीने की हम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं या 1 साल की कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर अब इस रिकॉर्ड में जो उसके अंदर लैक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस मेथड को लगाएंगे कि भाई, अब उसको मेथड भी तो लगाने पड़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। भाई आपको कुछ जानना है किसी के बारे में, तो आप क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड दे रखे हैं, यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स दे रखे हैं। ट्रेडिशनल मेथड है रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, इजी मेथड। मॉडर्न की बात अगर हम करते हैं तो मॉडर्न में ये आते हैं, ये देखो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन देके कि इनमें से कौन सा है जो मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो MBU है, 360 डिग्री अप्रेजल है, कॉस्ट काउंटिंग असेसमेंट है, बिहेवियरल जो आपने पता है बार्स जो पढ़ती है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एक वो है, तो ये जो है ये मॉडर्न में आते हैं। किस में आते हैं? मॉडर्न अप्रोचेज में आते हैं, और ये जो इधर वाले हैं ट्रेडिशनल में आते हैं। तो ये मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके परफॉर्मेंस अप्रेज की जाती है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड बाय जॉब एनालिसिस। इनमें से कौन सा है जो हम जॉब एनालिसिस में कवर नहीं होता? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जो वर्किंग कंडीशन, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। भैया मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी स्टडी किया है, तो देखिए जो जॉब एनालिसिस है एक फैक्ट्री अलग है, तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका पार्ट नहीं है, कवर नहीं होता इसके अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे 72, बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इनमें से कह रहा है कि कौन सी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो मेन है उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, या फिर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखिए जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करें उसमें सबसे जो मेन होती वो होती है ट्रेड और कॉमर्स, उसके नीचे फिर सब डिवाइडेड हो जाती हैं, जितनी भी कैटेगरीज आगे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नीचे होती है, सब डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे ये जो मैंने टेबल बनाई है तो बहुत बड़ी, ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया है, काफ़ी बड़ी है और इसको समझने में भी पूरा हमें आधा घंटा चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी मोटी नहीं, बिजनेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें सिर्फ हम 2 के डिस्कस कर रहे हैं, जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स, क्योंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये मेन है, किसी बिजनेस का मेन है। इसके बाद जो नीचे आ जाती हैं वो इसकी सब डिवाइड हो जाती हैं, जैसे इंडस्ट्री में आ जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप रियली सिलेक्शन चाहते हो तो
और अगर आप सीरियस हैं तो तैयारी करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।